मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। अगर आपका ताल्लुक कराची के साहिली इलाकों से है तो आप अपनी खैर मनाएं, क्योंकि आज सुनामी कराची से टकरा गया है। मैं बात कर रहा हूं इमरान खान के सुनामी का, जो कि आज कायद-ए-आज़म के मज़ार पे बहुत नुमाया और बहुत साफ नज़र आया। हर तबके के लोग थे, बड़े थे, छोटे थे, अमीर थे, गरीब थे, पठान थे, उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, बलोच थे। हामिद खान साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हीं से समझेंगे कि सुनामी जो कि शुरू हुआ था लाहौर से अब कराची तक कैसे पहुंचा और आगे से कहां जाना है। हामिद खान साहब, पहले तो बहुत मुबारक हो, एक बहुत ही तारीख़ी जलसा मेरे ख़्याल से जो COP का एक MQM की मेरे ख़्याल से सदारत में कह लें उस वक्त जलसा हुआ था कई साल पहले, डेकेड्स पहले। उसके बाद इतना बड़ा जलसा हुआ कराची में, इससे ये भी नज़र आया कि MQM के अलावा भी कोई इतना बड़ा जलसा पार्टी कर सकती है कराची में। आप बात करें नवाज़ शरीफ साहब की, जिनका इतना तवील तजर्बा है सियासत में, कभी कराची में इसके करीब भी जलसा नहीं कर पाए। आप बात करें अगर दीगर बहुत सारी पार्टीज़, किसी भी पार्टी का आप नाम ले लें आप, लेकिन ये कर पाए, और वो भी कराची में, कराची के दिल में, कायद-ए-आज़म के मज़ार में। ये किस तरह हुआ? एक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा हैदर साहब कि एक तो अल्लाह का करम है कि हमारी तरफ कौम की तवज्जो हो गई 15 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बाद। कैसे? और उसके बाद जो लाहौर के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, वो इससे कबल शुरू हो चुका था, लेकिन लाइमलाइट में लाहौर के जलसे से आया। इससे कबल हमारे जो 2-3 जलसे हुए हैं वो बहुत बड़े थे, फैसलाबाद का, गुजरांवाला का, और भी ये जलसे हमारे हम महसूस कर रहे थे पिछले 6 माह से। कम अज़ कम जब से पेशावर का हमने धरना दिया था उसके बाद से हम महसूस कर रहे थे, जहाँ भी जाते थे, कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हैं, ख़ास तौर पे नौजवान लोग, ख़ास तौर पे ख़वातीन, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इक़्तिदार में आज तक नहीं कभी रहे। वो चाहते थे कि मुल्क में कोई तब्दीली आनी चाहिए, और वो इमरान खान को और हमारी इस जमात को एक तब्दीली की अलामत समझने लग गए थे। तो हमारे लिए हमें ये महसूस कराची से भी ये हुआ, और हमारे कराची के जितने साथी हैं उन्होंने कहा कि हम कराची में आप देखेंगे कि लाहौर जितना, ये लाहौर से भी बड़ा जलसा होने का इम्कान है। और इसलिए कईयों ने हमें मना किया। जब नवंबर में हमने ये फ़ैसला किया कि कराची में 25 दिसंबर को ये करें और मज़ार कायद के बात करें, तो कई लोगों ने कहा कि देखें आपका लाहौर के जलसे का इफ़ेक्ट ज़ायल हो सकता है। वो जलसे का इफ़ेक्ट पंजाब सारे पर आया है इस तरह से। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि लीडरशिप जो होती है ये रिस्क टेकिंग होती है, रिस्क लेना पड़ता है, तभी आप लीडरशिप दे सकते हैं। नहीं, आज तो आपने वाकई छक्का लगा दिया एक दफ़ा फिर। लेकिन हमें साहब समझना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब आपका धरने पे भी कराची में एक इज्तिमा हुआ था और अच्छा हुआ था, लेकिन वो कोई सुनामी नहीं था। अब ये जो सफ़र था उस वक्त से अब तक का, ये सफ़र इतने छोटे अरसे में और इतना तवील सफ़र, फ्रॉम बीइंग मीडियोकर टू बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एटलीस्ट परसेप्शन वाइज, ये तय कैसे हुआ? नीचे ग्राउंड स्वेल है, वो बहुत बड़ा है। अब ये चीज़ जो थी, ये परसेप्शन की बात होती है, और सियासत होती भी परसेप्शन है। और हमारे लोगों की, और बिलखसूस इमरान खान साहब की ये परसेप्शन थी। और एक हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो हमने की थी सितंबर में, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा जी बात यह है कि इसमें हमारा कमाल नहीं, ये लगता है अल्लाह मियाँ ने सो मोटो नोटिस ले लिया है सिचुएशन का और हमारा काम बनता नज़र आता है। जिस तरह से मैं जा रहा हूँ और लोगों को मिल रहा हूँ और हर जगह जाता हूँ, जिस तरह लोग मेरी तरफ आने लगे हैं। यहीं से अगर हम आपकी एक सबसे बड़ी तनकीद की तरफ आ सकें, आपने सुओ मोटो एक्शन की बात की, तो जो आपके क्रिटिक्स हैं कम से कम, वो कहते हैं कि ये सुओ मोटो नहीं है, इसमें बाकायदा एक दरख्वास्त थी जो आपकी तरफ से गई, और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट नहीं था बल्कि इस्टेब्लिशमेंट थी, और उसने आपकी दरख्वास्त को जो है कई सालों बाद जो है मंजूर किया। और अब वो इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान जो एक बड़ा क्रेडिबल नाम है
एक क्रेडिबल शक्ल है, उसकी सूरत में PMLQ को भर के सियासी जो यतीम हैं जिन्हें कहा जाता है उनको भर के, फिर कुछ जो सियासी काबिल हैसियत हैं उनको भी साथ मिला के, शाह महमूद साहब, जावेद हाशमी साहब, एक ऐसी पार्टी को तश्कील दिया जाए जो कि अब जो 2 पार्टी सिस्टम है उसको शेक करे और एक फ्रैगमेंटेड पार्लियामेंट जो है वो उभरे, जिससे इस्टेब्लिशमेंट फिर जो है वो मज़ीद कंट्रोल अपना पुख्ता कर सके आपकी पार्लियामेंट्री सो कॉल्ड डेमोक्रेसी पे। तो ये जाहिर है कि एक कंस्पिरेसी थियोरी है। मैं चाहूँगा कि आपका भी इस पर रिस्पांस ले सकूँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी क्रेडिबिलिटी, जो कि नंबर 1 सेलिंग पॉइंट है खान साहब का, उसको टार्निश करने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा बेबुनियाद थ्योरी कोई नहीं हो सकती। हम 15 साल से फील्ड में हैं और हम ज़ेर एताब हैं। हमने जिस कदर सफ़र किया है पॉलिटिकल फील्ड में, इमरान खान साहब ने भी, वो कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए नहीं। पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बनी है वो यकायक बनी है। जिस तरह से मकबूलियत भी यकायक है, लेकिन जी बने आप नहीं है मकबूल, उनकी मकबूलियत नहीं थी, वो तो बनाई गई थी और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें लोग बनाए। लेकिन खिलाड़ी पुराने ही होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। लेकिन बात यह है कि वो जो है खिलाड़ी सिर्फ जोड़े जाते हैं। हमारे जो पॉपुलैरिटी आई है ये आम आदमी में आई है। लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? बेशक आई है। जो लोग आए हैं कैसे आए हैं? अब ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा कि PMLNQ के जो इस वक्त बिखरे हुए लोग थे उनमें से बहुत से हमारी तरफ मुतवज्जो हुए हैं। एक तो उसके अंदर तोड़ फोड़ पिछले 2 साल से चल रही थी। हम ख्याल ग्रुप बन गया था और वो अलग हो गए थे और ये चौधरी का ग्रुप अलग हो गया था। लेकिन ख़ास तौर पे जब चौधरीज़ ने इनके साथ एक अलायंस कर लिया पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर बहुत बड़ा तबका उनके अंदर जो था, जो पहले ही इस गरीब था, वो उसने फ़ैसला किया कि हम इनके साथ नहीं चल सकते। अब उसके बाद सवाल ये किन के साथ जाएंगे। तो उनको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी 30 अक्टूबर के जलसे के बाद ये नज़र आई कि ये पार्टी बिल्डअप हो रही है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ये क्यों कहने की कोशिश, क्यों हमारे मुखालफिन बिलखुसूस PMLN। अच्छा, पहले ये बताएं कि ये पार्टी आपने कहा बिल्डअप हो रही है, तो ये बिल्डअप एकदम से कैसे हुई? देखिए, बिल्डअप हुई है लोगों की रिस्पांस से। ये रिस्पांस एकदम से कैसे आया? रिस्पांस आपके सामने पिछले तकरीबन 6-7 महीने सर, जो वाइब्रेंस और एनर्जी माशाल्लाह आपके जलसों पे है, ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। कोई एस्टैब्लिशमेंट कितना पैसा खर्च कर ले, दिलों में ये कैफियत नहीं ला सकती। आपके सामने यहाँ तो एक अहमद खान साहब, वो नहीं है मेरा सवाल, वो तो मैं कायल हूँ। लेकिन कुछ जो सवाल उठाते हैं वो ये नहीं उठाते नेसेसरली, वो जो ये उठाते हैं उनका तो मैं उनका तो सवाल करना भी नहीं चाहूँगा, बेवकूफ़ी की बात। वो तो ठीक है कि लोग जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये जो लोग अब आपकी तरफ सियासतदान रुख कर रहे हैं और एकदम से ये जो सारी चीज़ हुई है, इससे थोड़ी सी जो है तशवीश कुछ सर्कल्स में होती है। देखिए ना, इसमें तशवीश यकायक आपने जो कहा ना, देखिए ना, यकायक ये लोग आए हैं हमारी तरफ, उनकी वजह से बात ये हुई है कि जो लोग कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस थे, पहले हमें कहा जाता था आपके पास कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन नहीं। जब ये एक वेव चली है हमारी पार्टी के हक़ में, इमरान खान के हक़ में, तो उनके कॉन्स्टिट्यूंट्स ने कहा, मुझे ख़ुद एक जिसने हमारे पार्टी ज्वाइन की पिछले दिनों, ex-MNA है, उसने कहा कि मेरे जो है हलके में, मैंने के हलके में कोई 22 यूनियन काउंसिल्स हैं। उसमें से 12 यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन मुझसे अलाइड थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको तब वोट देंगे आप तहरीक इंसाफ में शामिल हो, क्योंकि हमारा जो वोटर है वो इस वक्त इन दोनों पार्टीज़ को देने को तैयार नहीं है। ये इनकम्बेंसी फैक्टर ने आपको बहुत हेल्प किया। ये जितनी भी गलतियाँ, हाउ डिड यू मैनेज के जो पीपल्स पार्टी का बैगेज था वो आपने नून को भी मत्थे मार दिया? अब वो इस वक्त लोगों की कैफियत जो है, जो कि आपको क्रेडिट है कि आप ये कर पाए, कैफियत ये है कि ना सिर्फ हुक्मरान PPP है, बल्कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन है नेशनल असेंबली की, वो भी हुक्मरान है, क्योंकि वो पंजाब में। सर, ये मैं सवाल आपसे बिल्कुल करूंगा और कंप्लीट करूंगा। साद रफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू CNBC। जी, मेहरबानी आपकी। साद रफीक साहब, कौन सा बोल रहे थे जरा पहले बता दें। मैं हैदर वहीद से बात कर रहा हूँ सर, एजेंडा 360 पे आप।
साथ साहब ये लाइव हैं सर, आप ये ज़रा बताइए कि आज आपने एक दफ़ा फिर देखा जो कि इमरान खान साहब जिसे अपना सुनामी कहते हैं, उसकी एक झलक हमें कराची में भी नज़र आई। उन्होंने आपकी पार्टी के हवाले से ख़ासकर एक बात कही, बहुत सारी तारीफ़ें की, लेकिन एक चीज़ कही कि नवाज़ शरीफ साहब जल्दी से वो मैच उनके साथ खेल लें वरना उनके पास टीम ही नहीं बचेगी। जाहिर है उनका इशारा जावेद हाशमी की तरफ तो था ही, लेकिन कुछ खबरें सर औरों के हवाले से भी आ रही हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मुझे ये कहना है कि उन्होंने एक अच्छा जलसा किया है और अच्छे जलसे होने चाहिए पाकिस्तान में, उससे सियासत को फ़रोग मिलेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कराची में जो एक नो गो एरिया है बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, आज तक किसी को पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गन चाहिए सियासत करने के लिए। तो या गन चाहिए या जो गन वाले हैं वो आपके साथ होने चाहिए। तो वो MKM जिसके बारे में हर वक्त बात करते थे, उनके कायद के बारे में वो कहते थे कि मैं मुकदमा दर्ज करूंगा, उनके साथ NRO करके ये जलसा किया गया है। और वो जो कराची लोगो एरिया बाकियों के लिए न जाने किसके हुक्म पर वो इमरान खान साहब के लिए उसके गेट ओपन किए गए हैं। दो बातें और हैं, वो हमेशा अमेरिका को टारगेट करते थे, करना चाहिए। जब से उनके जलसे बड़े होने लगे अमेरिका के बारे में बात करना उन्होंने बंद कर दी है। नए पाकिस्तान की तमीर की बात अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछता हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती खत्म किए बगैर ये नया पाकिस्तान कौन तमीर करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते। वो ये नहीं कहते कि बलोचिस्तान में माफी मांगते हैं, छावनियां नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए। तो ये ठीक है, एक रोमांस चल रहा है एक खास क्लास का उनके साथ। तो सर इस क्लास को तो बेनकाब करें, आपने बड़ी बात कर दी, तो इस क्लास को तो बेनकाब करें। कौन सी क्लास है जो इन्हें पसे पर्दा सपोर्ट करी? MKM का तो आपने नाम ले लिया, आपने एक और ले लिया, मैंने और मैंने कुछ छुपा के बात नहीं की, मैं और बात कर रहा हूँ। ये जो एक क्लास है ना जो शहर में मुब्तला हो रही है या रोमांस में, ये 70 में भी लोग भुट्टो मरूम के शहर में मुब्तला हुए थे और जब वो इक़्तिदार में आ गए थे तबीयत साफ कर दी थी उन्होंने पूरी कौम की। तो अब चूंकि ये 70 नहीं 2011 है, बोलने की आज़ादी है, एक जलसा होता है उसके बाद लोग उस पर कमेंट भी करते हैं। तो मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं कि जिस नए पाकिस्तान की तामीर की बात की है, उन्होंने ड्रीम्स अपने बताए हैं, वो ड्रीम्स सभी ने देखे, बहुत सौ ने उसमें रंग भरने की कोशिश की है, किसी ने आधा रंग भरा, किसी ने पूरा रंग भरा, किसी से भरा नहीं गया। लेकिन ये जो साथ उनके लोग बैठे हैं, एक जावेद हाशमी साहब को निकाल के, बाकी तो पूरी टीम जो है वो फौज के तैयार करदा चूजों की टीम है। इस टीम के साथ इनकलाब आएगा। आज उन्होंने सरदार आसफ अहमद अली साहब का नाम लिया, वो इनकलाब लाएंगे। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स वो इकट्ठे कर रहे हैं जैसे भुट्टो मरूम ने कर लिए थे, तो ये तो तारीख अपने आप को दोहरा रही है। कौम को मेरा ख्याल दूसरी बार धोखा नहीं खाना चाहिए। सर आप ये कह तो रहे हैं कि खाना नहीं चाहिए, लेकिन जो जिस तादाद में वो आते नज़र आ रहे हैं तो लगता ये है कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो एक बैगेज है जो पीपल्स पार्टी पर डाला जाना चाहिए था, वो आपके मत्थे भी किसी तरह इन्होंने मार दिया है। और अब आवाम जो है वो चेंज की जब बात करती है तो वो आपकी तरफ नहीं देख रही, बल्कि गोजरदारी गो की जब बात होती है तो आपकी जगह खान साहब की तरफ देख रही है। मेरे प्यारे भाई, उसमें उन सूडो दानिश्वरों का भी हिस्सा है जो टेलीविजन पे बैठ के बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं और ये नहीं सोचते कि अगर PMLN ने बर्दाश्त किया है, एक खास हद तक टॉलरेंस लेवल हमारा बड़ा है और हमने 90 की दिहाई की सियासत नहीं की, तो हमने दरअसल मिलिट्री इंटरवेंशन का रास्ता रोका है। इसका क्रेडिट कभी नहीं देंगे और जो मुंह में आएगा वो हाँकते रहेंगे। तो आप सियासत पढ़ाते रहे लोगों को वो ख्वाब दिखाते रहिए जिनमें रंग नहीं भरा जा सकता। हम अपनी बात करते रहेंगे। साथ साहब इसमें कोई शक नहीं कि मिलिट्री के हवाले से जो प्रिंसिपल स्टैंड नवाज शरीफ साहब ने 3 साल से लिया हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री इंटरवेंशन के हवाले से जो आपने मौक़िफ़ अपनाया है वो वाकई अटल नज़र आया, प्रिंसिपल नज़र आया, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपने उस वजह से जो सॉफ्ट ऑपोजिशन की लोगों के परसेप्शन में, उससे जगह मिल गई खान साहब को। कोई बात नहीं ना, ये परसेप्शन तो हमारे, मैंने पहले कह दिया, उन लोगों ने बनाया है जो माशाल्लाह बड़े आलिम फाजल हैं, उलमा और हुक्मा हैं। वो हमें ये नहीं बताते कि हम क्या करना चाहिए था। मसलन आजकल हम इस डिबेट में है कि हमें रेजिग्नेशन कर देने चाहिए। मैं खुद जगह जगह कहता हूँ कि हमें इस्तीफा देना चाहिए पार्टी के अंदर बाहर, लेकिन इस बात का जवाब तो अभी मेरे पास भी नहीं है कि अगर हम इज्तिमाई इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च करते हैं या लंबा धरना देते हैं या हुकूमत गिराने के लिए एजिटेशन करते हैं, तो ये जो हमें कहते थे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन करते हैं, इन्हें कहें टीवी पे बैठ के गारंटी करें
कि इस मुल्क पे कोई गैर जमहूरी कू नहीं होगा, ये गारंटी करें हम कल इस्तीफे देंगे। ठीक है साद साहब आप मेरे साथ रहिएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई मेरे साथ स्टूडियो में हामिद खान साहब हैं। आपका सवाल आपने खुद ही कर लिया, इनसे मैं जवाब ले लेता हूँ। जी खान साहब। खान साहब अच्छे आदमी हैं, खान साहब की बात सुनूंगा जी। सवाल ये कि अगर इस्तीफे दे दें जी, ये इनकी तरफ से ये बात आई थी, इसलिए उसके बारे में कभी इमरान खान से हम जिक्र किया, लेकिन हमारी तरफ से हमने नहीं कभी कहा था कि ये ज़रूर इस्तीफ़े दें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कोई भी गैर आइनी या आइन से मावरा काम नहीं होना चाहिए। तो इस्तीफ़े देने से गैर आइनी काम क्यों होगा? वो तो आइन में उनका हक है। जिस चीज़ की तरफ साथ रफ़ीक साहब ने निशानदेही की कि कहीं इनके अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े आ जाते हैं तो कहीं रास्ता ना खुल जाए किसी गैर आइनी और आइन से मावरा किसी कदम का। हो सकता ना हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं नहीं समझता कि ये इन्हें करना चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में फिर क्या होगा, फिर एक शैम किस्म के इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर इन्हीं को बाई इलेक्शन में फायदा मिल जाए। मुझे लगता है कि खान साहब को थोड़ा टाइम चाहिए अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का। वो नहीं चाहते कि आप अभी से इस्तीफे दे दें, अभी कुछ अर्सा आप बैठे रहें, उन्हें वक्त हैं, फिर वो आपका मुकाबला और डट के देंगे। क्या ये मतलब है उनका? वैसे उन्होंने गारंटी कर दी है कि वो कोई गैर आइनी इक़दाम के मुतहम्मिल या किसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी है। बिल्कुल सही है हमारी तरफ पार्टी पोजीशन। हामिद खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। जी जी। हामिद खान साहब जो है, इनका एक तारुफ है, मैं इनका बेपनाह एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये बड़े जर्री आदमी हैं और ये मेरी मुखालिफ जमात में है, यानी दूसरी सियासी जमात में, लेकिन ये जर्री आदमी है और इन्होंने एक रूल ऑफ लॉ के लिए एक बड़ी जुर्रतमंदाना जंग लड़ी है। ये अपनी जगह जो बात कह रहे हैं अपनी फिलॉसफी के मुताबिक ठीक कह रहे हैं, लेकिन मोहतरम इमरान खान साहब ने एक बार नहीं बारहा, अभी कल भी वो फरमा रहे थे, कहीं परसों उन्होंने जो बात की तब भी वो बात कर रहे थे, और वो बार बार फरमाते हैं कि पीएमएलएन कलेक्टिव रेजिग्नेशन क्यों नहीं देती। मैं फिर कहूं कि मैं डंके की चोट पे कलेक्टिव रेजिग्नेशन देने का हामी हूं। जमात के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात, ये मुतालबा मान लिया जाए, लेकिन जो हामिद खान साहब ने अभी इस्तदलाल पेश किया, मैं समझता हूं उन्होंने जमात से अबा वो के बात की है। वो बात हमारी जमात में भी लोग करते हैं, क्योंकि इस्तीफे देके हम घर नहीं जाएंगे ना, हम जाहिर है बाई इलेक्शन होने देंगे, हम उसके बाद एजिटेशन ही करेंगे। उसकी गारंटी तो जाहिर है यहाँ कोई दे नहीं सकता कि एजिटेशन जब हुआ है पाकिस्तान में, फायदा उसका गैर जमहूरी कुव्वतों को हुआ है। हम इसको एवेल्युएट कर रहे हैं, ये मत कहा जाए कि हम फ्रेंडली ऑपोजिशन है। साद रफीक साहब, आखिरी सवाल साबित नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल साद रफीक साहब, ये बताते चलें कि अब जो कुछ भी आप इसको नाम दें, इमरान खान एक फैक्टर बन चुके हैं, आपकी स्ट्रैटेजी खान साहब के हवाले से अब क्या होगी? देखिए बात है ये भैया, इमरान खान साहब हों या मियां नवाज शरीफ साहब हों, इन सबों को सियासत करने का, अपनी बात कहने का जमहूरी हक है। मैं जरा अपने बाकी कुलीग्स की निस्बत डिफरेंट बात करता हूं, क्योंकि मैं तो इमरान खान साहब को भी जाती तौर पे पसंद करता हूं, एक जाती एहतराम का रिश्ता भी है। अगर मेरे बस में होगा तो मैं तो ये चाहूंगा कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब मिल के इस मुल्क को जमहूरियत दिलाने के लिए और इस आमरीत नवा जमहूरियत से बचाने के लिए जद्दोजहद करें। ये मेरा ख्वाब है, खुदा करे इसकी तकमील या ताबीर मुमकिन हो। बहुत शुक्रिया साद रफीक ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे और साद रफीक साहब ने बहुत सारे नुक्ते और इल्ज़ामात लगाए पीटीआई पे एस्टैब्लिशमेंट की लिंक्स के हवाले से। हम बात करेंगे हामिद खान साहब से, इसका जवाब लेंगे। रूल ऑफ लॉ के लिए वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मूवमेंट चला चुके हैं कामयाबी से, कैसे हो सकता है वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हों जो एस्टैब्लिशमेंट की क्रोनी है? एक ब्रेक के बाद।